गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग आनंद, गुड इवनिंग आदित्य पाल। चलिए भैया लाइव आइए, जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, चलो लाइव आ जाओ। सोनी कुमारी आ चुकी हैं, आनंद गिरी आ चुके हैं, मोहम्मद यूसुफ आ चुके हैं, ऋषि प्रकाश आ चुके हैं, हरीश आ चुके हैं। हरीश तो अभी पढ़ भी रहे थे मुझसे, वही हरीश से क्या है। चलो स्टार्ट करें फिर क्लास आज की। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, लेकिन आज क्लास हो रही है और कल भी होगी। कल सैटरडे को भी होगी आपकी क्लास, है ना? कल शनिवार को भी क्लास आपकी होगी। ओके संजू हेलो, सोनम गुड इवनिंग। चलिए भैया एक बार नोटिफिकेशन सेंड कर देना बच्चों को ना, ताकि किसी बच्चे के पास अगर नहीं पता है उससे लाइव हो गए तो आ जाए वो ना। आइए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी मेटल्स खत्म हो जाएंगी बेटा। हम चैप्टर चला रखे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, और मैंने कहा था थ्योरी वाला चैप्टर है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। धातु और अधातु हर लाइन में क्वेश्चन है, और हमेशा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिनेश भी आ चुके हैं, सूरज भी आ चुके हैं, मनीष सोलंकी भी आ चुके हैं। चलो सबको हेलो। देखिए बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो मैंने बहुत सारी मेटल पढ़ाई हैं आपको। कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर और मैग्नीशियम। इसके अलावा हमने सोडियम पढ़ा है ना, बहुत सारे पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं वही करवा रही हूँ, बाकी सब करवाने की जरूरत नहीं है। सीयू का अलॉय बताए थे, यस कॉपर का अलॉय बताए थे बेटा प्रीवियस क्लास में, वो खत्म हो गए थे कॉपर का अलॉय। आज हमें पढ़ना है जिंक, Zn, जिंक। जिंक का सिंबल होता है बेटा Zn। और जब मैं जिंक की बात करती हूँ तो जिंक से 5 क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं जिंक का एटॉमिक नंबर, तो जिंक आता है बेटा, अगर जिंक के परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 30 नंबर पर आता है। 30 है तो इसकी वैलेंसी +2 होनी चाहिए। इसकी वैलेंसी है बेटा वो +2 होनी चाहिए। इसकी संयोजकता 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेसिटी रखता है ये। और जिंक क्या है? एक मेटल है, एक धातु है। लेकिन जब हम जिंक की बात करते हैं, जिंक के ओर की, जिंक के अयस्क की, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके 3 और हैं, जिंक सल्फाइड, जिंकाइट एंड कैलेमाइन। तीनों फेमस और हैं, मैं नाम लिखवा रही हूँ। जिंक एक धातु है जो कि पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आती है? बीच वाला ग्रुप। बीच वाला ग्रुप कौन सा था बेटा? डी ब्लॉक, सॉरी ग्रुप ने डी ब्लॉक में आती है। और अगर हम बात करते हैं जिंक की, तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 नंबर पे जिंक आता है। अब हम बात करेंगे कि जिंक को कहाँ से निकालते हैं, जिंक का अयस्क कौन कौन सा होता है, कहाँ से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो इसके और बन जाएंगे। भैया मैंने कहा था किसी भी मेटल को कॉमर्शियली प्रोडक्शन करने के लिए आप जिस जगह से उसे एक्सट्रैक्ट करते हो वो उसका और, वो उसका अयस्क बन जाता है। जब हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक का पहला और है बेटा जिंक सल्फाइड, ZnS, और इसे कहा जाता है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। दूसरा है बेटा यहाँ पर जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। इसे जिंक कार्बोनेट तो इसका केमिकल नेम है बेटा, हिंदी में इसलिए नहीं लिख रही हूँ, हिंदी में सेम नाम है, आप खुद नोट कर सकते हो। इसे जिंक कार्बोनेट बोलो या आप इसे बोलोगे कैलामाइन, और ये बहुत फेमस और है बेटा, या आप उसे कैलेमाइन बोलो, ये बहुत बार पूछा जाता है, या आप इसे कैलेमाइन बोलो। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि कैलेमाइन इज द ओर ऑफ विच मेटल। ठीक है, कैलेमाइन कौन सी धातु का एक अयस्क माना जाता है? तो कौन सी का है? जिंक। अब मैं तीसरा बात करती हूं तो तीसरा आता है ZnO, और इसका नाम होता है बेटा जिंक ऑक्साइड। इसे कहा जाता है जिंक ऑक्साइड, या इसी का दूसरा नाम होता है जिंकाइट। इसे आप जिंकाइट बोलो या जिंक ऑक्साइड बोलो, ये दोनों आपको नोट करना है। तो ये 3 और हैं, ये 3 अयस्क हैं जहाँ से हम किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं? जिंक मेटल को। और ये जो जिंक ऑक्साइड है ना बेटा, इसका एक यूज़ है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसका यूज़ क्या होता है? ये आर्टिफिशियल टीथ बनाने में काम आता है। आर्टिफिशियल टीथ का मतलब होता है बेटा
कृत्रिम दांत बनाने में, जो पॉलिश करते हैं ना दांत की, सफेदपन, जो सफेद रंग देते हैं हम दांत को, तो दांत को पॉलिश, कृत्रिम दांत, नकली दांत बनाने में उस दांत को जो सफेद कलर करके आप पॉलिश करते हो, वो पॉलिश जिंक ऑक्साइड की होती है या जिंकाइट की होती है, ऐसे आप नोट कर सकते हो। यह किसकी होती है? जिंकाइट की होती है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं जिंक की बात करती हूँ बेटा, तो जिंक कहाँ कहाँ काम आता है, तो सुनिएगा। जिंक, एक तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर क्या लगता है, रस्ट, लोहे की जब रस्टिंग हो जाती है, तो रस्टिंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या करते हैं बेटा? गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन में कौन सी मेटल काम में आती है, तो गैल्वेनाइजेशन में गैल्वीकरण, या इसको हम बोलते हैं यसद लेपन। तो जिंक की लेयर हम किसके तरफ, चारों तरफ आयरन के बाहर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो जरा बताओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गैल्वेनाइजेशन कौन सी मेटल से किया जाता है, तो आप क्या बताओगे बेटा? आप बताओगे जिंक। आप क्या बताओगे बेटा? जिंक की परत गैल्वेनाइजेशन में काम आती है, गैल्वेनाइजेशन में काम आती है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो अगला क्वेश्चन मैं बोलने वाली हूँ, रेड किलर जिंक फॉस्फाइड ZN3P2। साधना बेटा गुड इवनिंग। अगला मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। ZN3P2 और इसका केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसे हम केमिकली क्या बोलते हैं, तो इसे हम केमिकली बोलते हैं प्यारे बच्चों जिंक फॉस्फाइड। और यही काम में आता है कहाँ? रेड किलर जिंक फॉस्फाइड। और ये जो जिंक फॉस्फाइड है, ये चूहे मारने की दवाइयों में काम आता है। रेड किलर, चूहे मारने की दवा। हमारे घरों में चूहे जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम बाज़ार से चूहे मारने की दवा लेते हैं और चूहे मारने की दवा को रख देते हैं, तो चूहा आकर उसे खा जाता है। मैम आपकी तबीयत ठीक है क्या? अब ठीक है बेटा, कल थोड़ी ख़राब थी लेकिन अब ठीक है तबीयत। हल्का सा बस ऐसे फीवरिश सा लग रहा है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है ना, और हम लोग क्या करते हैं, पूरी प्रॉपर तरीके से ठंड गई नहीं और हम लोग एसी में रहना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसी दिक्कत होती है ना। चलो, तो रेड किलर जिंक फॉस्फाइड होता है जो कि चूहे मारने की दवा कहलाती है। नेक्स्ट आपको मैं अगला क्या बताने वाली हूं, 1 मिनट रुकिएगा। बेटा जिंक सल्फाइड अलग होता है, फॉस्फाइड अलग होता है प्रियंका। जिंक सल्फाइड तो यहाँ लिखा मैम ने ZNS और जिंक फॉस्फाइड यहाँ लिखा है। अब मैं नेक्स्ट क्या बताने वाली हूँ बेटा, एक है जिंक, मैं केमिकल रिएक्शन बताने वाली हूँ आपको, ZNS। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड। इसे हम क्या बोलते हैं? जिंक सल्फाइड। इसकी रिएक्शन करवाते हो आप बेरियम सल्फेट के साथ, BaSO4। इसे कहते हैं हम बेरियम सल्फेट। सोनम बेटा गुड इवनिंग। इसे कहते हैं हम बेरियम सल्फेट। तो जब आप एक केमिकल रिएक्शन करवाते हो किस की, जिंक सल्फेट की और बेरियम सल्फेट की, तो बेटा इससे यहाँ पर जो चीज़ बनती है उसे हम लिथोपन बोलते हैं। और लिथोपन हम कहाँ पर काम में लेते हैं, तो पुताई करने के लिए हमारे घरों में हम पेंट से पहले क्या करते हैं बेटा, पुताई करते हैं ना, पेंटिंग से पहले। जैसे हमारे घरों में पुराना घर है, आप उसको रेनोवेट करवा रहे हो, तो आप पेंटिंग से पहले उस दीवार को इक्वल करने के लिए हम उसकी पुताई करते हैं। और उस पुताई में क्या क्या होता है, जिंक सल्फाइड और प्लस बेरियम क्या होता है, सल्फेट। जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट, इन दोनों को मिलाते हैं तो उसे हम लिथोपन, उसे हम पुताई बोलते हैं। तो कभी अगर एग्जाम में पूछ ले कि पुताई करने में कौन कौन से केमिकल, तो ZNS बेरियम सल्फेट दोनों काम में आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जिंक हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करती हूँ, मनुष्य के शरीर की बात करती हूँ, तो हमारे शरीर में जिंक भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ होता है, तो सुनना ज़रा ध्यान से। आप जब रोते हैं तो आपके आंसू निकलते हैं,
टीयर्स में, इन आंसुओं में क्या होता है बेटा, जिंक होता है। आपको कभी पसीना आता है, स्वेट, पसीना, पसीने में भी जिंक होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जिंक और कहाँ होता है, तो हमारे बॉडी में, क्या हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन। और इस इंसुलिन के फॉर्मेशन में काम आता है जिंक। और इंसुलिन क्या करता है, तो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जिंक आपके आंसुओं में है, जिंक आपके पसीने में है, जिंक आपके लार में है, सलाइवा, लार में भी जिंक है। और इसके अलावा एक हार्मोन के निर्माण में बहुत सहायक है जिंक। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है जिंक। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अगर जिंक आप प्रॉपर नहीं लोगे, जिंक के लिए आप खजूर खाओ, खजूर में जिंक होता है, केले में हल्का फुल्का जिंक होता है। तो अगर आपके बॉडी में जिंक मिनरल की कमी हो जाती है तो ये इंसुलिन नहीं बन पाता है, और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, शुगर जिसको बोलते हैं। हरीश करें जिंक बॉडी में कैसे बनता है? बनता नहीं है जिंक। आप बाहर से डाइट लेते हो, जैसे आपने खजूर खाया, आपने केला खाया, तो बेटा इनमें क्या होता है? जिंक होता है, तो आपको लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये जिंक से क्वेश्चन है। जिंक से क्वेश्चन एक तो जिंकाइट से बनता है, जो मैंने आपको बता दिया है, एक रैट किलर से बनता है, चूहे मारने की दवा से बनता है, एक किससे बनता है? लिथोपन से बनता है, जिसे हम पुताई बोलते हैं। ये तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं, ये तीनों नोट कर लो। एक और भी नोट करना है तो आप नोट कर लेना। आपने स्मोक बॉम्ब देखे होंगे, स्मोक सीन इन मूवीज। स्मोक सीन देखे हैं, धुएं वाले सीन। जैसे क्या कहते हैं, कोई मूवी है, उस मूवी के अंदर हीरो की एंट्री होने वाली है, तो बहुत धुआं धुआं सा करते हैं, उसके धुएं के बीच से निकल के आता है हीरो, है ना। तो आप नोट करना, जो मूवी के अंदर धुएं वाले सीन बनाते हैं ना, वो हम जिंक की, जिसे हम धूम्रपट सीन कहते हैं, धूम्रपट सीन कहते हैं मूवी का, उसमें भी जिंक काम में आता है। देखो, स्मोक बॉम्ब बनाने में फॉस्फोरस वगैरह भी काम में आते हैं, लेकिन वो ऐसे धुआं धुआं सा निकलता है, जिसके बीच में सलमान खान एंट्री करेगा, आएगा, तो वो स्मोक सीन जो होता है वो जिंक की सहायता से बनता है। तो मूवीज के अंदर जो धुएं वाले सीन हैं, उनको बनाने में भी जिंक काम में आता है। ये कुछ क्वेश्चन है जिंक से जो बन सकते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है आपको जिंक के बारे में। अगला मेटल है बेटा Hg, और Hg इज द सिंबल ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी से भी कुछ क्वेश्चन जितने हैं वो फेमस हैं, बस वही याद रखने हैं। हिंदी में हम इसे पारा धातु बोलते हैं। मरकरी जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, 80 नंबर पे आता है मरकरी। मैम मैक्सिमम अमाउंट में जिंक किस में होता है? ब्लड में बेटा, जहां पर हार्मोन बनता है वहीं पर होता है। मरकरी बहुत ही चमकीले कलर की धातु है। इट इज ब्राइट मेटल। ब्राइट का मतलब होता है चमकीली, चमकती है बेटा, चमकीली धातु है। और अगर मैं मरकरी की बात करती हूं तो बेटा मरकरी ऐसा मेटल है जो कौन सी स्टेट में रहता है? जो लिक्विड स्टेट में रहता है, जो तरल अवस्था में रहता है, ऑन द रूम टेम्परेचर। मरकरी धातु इकलौता ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर, मतलब रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है? सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, मरकरी है ये। अगर इसके बाद हम बात करते हैं अगले की, तो मरकरी को हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। क्विक सिल्वर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्विक सिल्वर हम कौन सी धातु को बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी धातु को हम क्विक सिल्वर का नाम देते हैं, तो क्विक सिल्वर हम किसे बोलते हैं? मरकरी को, Hg को बोलते हैं, मरकरी। हाँ, मरकरी को Hg को बोलते हैं। अब मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसका मेल्टिंग पॉइंट इसलिए पूछा जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर कौन सी स्टेट में रहती है? लिक्विड स्टेट में। इसका गलनांक बिंदु पूछा जाए तो अप्रोक्स -29 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -29 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओह, -39, 29 नहीं बेटा, 39। वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बेटा मरकरी क्या, कौन सी अवस्था में रहता है? सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। अगर मैं मरकरी के और की बात करती हूँ बेटा, बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस, मतलब ये मान लो हमेशा ही पूछा जाता। अगर मैं मरकरी की और की बात करूँ, और की मतलब होता है अयस्क,
अयस्क की बात करती हूँ तो मरकरी का एक अयस्क है जिसे सिनाबार कहते हैं, मरकरी सल्फाइड। सुनिएगा, मरकरी के अयस्क को HGS कहा जाता है। HGS की फुल फॉर्म, Hg किसका सिंबल है? मर्क्यूरी का, और S का मतलब क्या हो गया बेटा? सल्फाइड। तो मरकरी सल्फाइड बोलो या आप इसे सीने बार बोलो, CINNEBR, CINNEBAR, सीने बार। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीने बार कौन सी धातु का और होता है, अयस्क होता है। तो सीना बार किसके लिए? सीना बार से क्या निकलता है बेटा? सीना बार से Hg निकलता है, इसलिए इसका अयस्क बन गया। बहुत बार पूछा जाता है, सीना बार भी लिखा हुआ आ सकता है हिंदी में, या सीने बार भी आ सकता है, या सीने बार, तो दोनों सेम बात है यहाँ पर। तो किस धातु, कौन सी धातु मिलेगी हमें सीना बार से? हमें मिलेगी बच्चा मरकरी। नेक्स्ट सुनो, अगला सुना मेरा क्वेश्चन। मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो सकती हैं। मरकरी +1 की फॉर्म में भी आ सकता है और मरकरी +2 की फॉर्म में भी आ सकता है। अगर मरकरी +1 की फॉर्म में है तब तो इसे कहा जाता है मर्क्यूरस, और +2 की फॉर्म में है तो मर्क्यूरिक कहा जाता है। ऊपर वाला +1 की फॉर्म में है तो उसे मर्क्यूरस कहा जाएगा, और अगर मरकरी है किसकी फॉर्म में? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में है तो उसे मर्क्यूरिक कहा जाता है, जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है बेटा। नीता क्या कह रही? आनंद गिरी कह रहे 3 होता है। 3 क्या कह रहा? 3 क्या होता है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट 3 नहीं, -39, मेल्टिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस। मरकरी इकलौता ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, और मरकरी का और सीना बार, और मरकरी अगर +1 की फॉर्म में अगर एग्जाम में पूछ ले तो उसे क्या कहेंगे? मर्क्यूरस। +2 की फॉर्म में है तो मर्क्यूरिक कहेंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है। मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जाता है क्योंकि ये किसी अदर मेटल के साथ रिएक्ट करके अमलगम बनाती है। आपको पता है हवाई जहाज में मरकरी ले जाना अलाउड नहीं होता है। मैंने कहा जो मरकरी है, Hg है, इसे हमेशा और हमेशा कहाँ रखा जाता है? आयरन में। आयरन मतलब लोहे के पात्र में। कोई भी ऐसा पात्र जो लोहे का बना हुआ है उसके अंदर, जैसे ये लोहे का पात्र है, ये आयरन है, इसके अंदर मरकरी रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि अगर मरकरी को आपने लोहे में नहीं रखा तो ये जो मरकरी है ना, वो किसी अदर मेटल के साथ, अदर मेटल का मतलब होता है अन्य धातु, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे कॉपर, इनके साथ क्या कर देती है? रिएक्ट करके, इनके साथ अभिक्रिया करके अमलगम बना देती है, अमलगम बना देती है। इसीलिए मरकरी को हमेशा और हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? लोहे के बर्तन में, लोहे के पात्र में। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। मरकरी कभी भी एयरपोर्ट पर अगर आप जाओगे, आपके पॉकेट में मरकरी होगी ना बेटा, तो वो एयरपोर्ट पे आपकी जब पॉकेट की चेकिंग करेंगे तो मरकरी मिल जाएगा तो वो वहाँ पर रख लेंगे। हवाई जहाज़ में मरकरी ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेटा हवाई जहाज़ के बॉडी किसका बना हुआ होता है? मैंने कहा था बेटा कि हवाई जहाज़ किसका बना हुआ होता है, याद है तुम लोगों को? डेल्यूरियम, मैंगनलम, डेलूरियम, एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है हवाई जहाज की बॉडी। तो एल्यूमिनियम के साथ तो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा और अमलगम बना देगा। इसलिए हवाई जहाज में कभी भी मरकरी ले जाना अलाउड नहीं होता है। ठीक है, ये बता दोगे आप। अगर मैं बात करती हूँ, मरकरी ना तो पानी के साथ अभिक्रिया करता है ना किसी बेस के साथ। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि अगर देखो कैसे कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए Hg प्लस कोई बेस देगा। बेस का मतलब होता है कोई भी क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी हो सकता है। ये आपको बोला Hg, मरकरी को पानी में डालो और बोलेगा यहाँ क्या बनेगा, तो आपको नोट करना है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी।
पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है मरकरी, मरकरी से रिप्लेस ही नहीं कर पाता है या रिएक्शन हो ही नहीं पाता है। और मरकरी को हमेशा और हमेशा लोहे के पात्र में रखा जाता है क्योंकि अन्य धातु के साथ रिएक्ट करके बहुत जल्दी अलोय बनाकर या अम्लगम बना देगा। इसलिए मरकरी को हमेशा किस में रखा जाता है बेटा, आप बताओगे? लोहे के पात्र में। और मरकरी का अगर मैं एक बात कंपाउंड की बात करती हूँ तो मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसे कैलोमल कहा जाता है, एक कंपाउंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक कंपाउंड है HgCl2 और इसे कहा जाता है, ये मरकरी का कंपाउंड है, ये मरकरी का कंपाउंड है, मरकरी का यौगिक है HgCl2। इसे कहा जाता है Hg2Cl2 मर्क्यूरिक +2 की फॉर्म में है ना, तो मर्क्यूरिक लिखा जाएगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड। और ये कंपाउंड काम आता है बेटा, एक दवा होती है कैलोमल, कैलोमल मेडिसिन आती है, दवाई आती है, उससे बनाने में काम आता है। कैलोमल दवाई अगर आपने कभी देखी हो तो कहीं कहीं कट जाता है, किसी इंसान को गर्म लग जाता है तो वहाँ पर कैलोमल दवाई लगाई जाती है। कभी अगर आपने सुना हो तो इसके नाम के बारे में। तो मरकरी और कहाँ काम आती है बेटा? मरकरी ट्यूबलाइट में भरी जाती है। मरकरी के यूज की बात करोगे तो बहुत यूज है मरकरी के। मरकरी ट्यूबलाइट में होती है। ट्यूबलाइट में मरकरी वेपर के साथ आर्गन या नियोन गैस रहती है। ट्यूबलाइट के अंदर मर्क्यूरी वेपर, जिसे हम बोलते हैं पारावास्प, और इसके साथ नियोन या आर्गन गैस में एक गैस रहती है। और मरकरी कहाँ काम आती है बेटा? थर्मामीटर, जिससे आपके बॉडी का क्या मेजरमेंट करते हैं? तापमान। बैरोमीटर कहाँ काम आता है बेटा? और एक और होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मो, इसको गए है गए, मैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम किसका मेजरमेंट करते हैं? बीपी का। अगर मैं बात करूं तो थर्मामीटर से क्या मापते हैं? बॉडी टेम्परेचर, तापमान। बैरोमीटर से बताओ क्या मापते हैं बेटा? थर्मामीटर। और स्फिग्मोमैनोमीटर से बीपी, ब्लड का प्रेशर, जिसे हम रक्तचाप या रक्तदाब बोलते हैं। वाई यूज थर्मामीटर इन HG? क्योंकि HG की यूनिट में हम अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। बैरोमीटर किसको मापने में काम आता है? बैरोमीटर। तुम लोगों ने इतना नहीं पढ़ा फिजिक्स में? हाँ, बैरोमीटर क्या काम करता है? एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने में काम आता है। बहुत बढ़िया। एटमॉस्फेयर प्रेशर, ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट में काम आता है बैरोमीटर। ठीक है, तो इन तीनों में काम आता है मर्क्यूरी, इन तीनों में काम आता है मर्क्यूरी। ठीक है बेटा, तो मर्क्यूरी का एक और है, इसको याद रखना। इसके अलावा मर्क्यूरी का किससे क्वेश्चन बन सकता है? तो मर्क्यूरी का अगला क्वेश्चन बन सकता है, हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने में काम आता है। सूरज ने सही आंसर दिया, साधना ने सही आंसर दिया है, गौरव ने सही आंसर दिया है। ये मरकरी के यूज है। मरकरी के ज़्यादा यूज नहीं है, इतने ही यूज है, इतने ही पॉइंट है जो आपको नोट रखने हैं। अब सेकंड लास्ट मेटल बची है यूरेनियम 92। बड़े चक्कर से आ रहे हैं आज, एकदम वीकनेस से लग रही है। यूरेनियम 92 लास्ट मेटल। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, यूरेनियम 92। यूरेनियम धातु, अगर मैं बात करती हूँ तो यूरेनियम क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। यूरेनियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं बेटा? वो तत्व जिनसे क्या निकलती हों? अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती हों।
है ना। अच्छा आनंद, आप पुराने स्टूडेंट हो बेटा, बहुत बढ़िया। यूरेनियम 92 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिनसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस का एमिशन होता है, जिनसे अल्फा बीटा गामा रेज लगातार निकलती रहती है। इसीलिए और गामा रेज हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, इसलिए यूरेनियम बहुत नुकसानदायक है बेटा। अगर मैं बात करती हूँ यूरेनियम कहाँ से मिलता है, तो यूरेनियम का और यूरेनियम का अयस्क बहुत फेमस है। फेमस का मतलब स्टार। और कौन सा? तो पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड इसका और जो है इसे कहा जाता है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड। एक बच्चे ने मुझसे कल परसों एक क्वेश्चन पूछा था येलो केक के बारे में, तो मैंने उसे कहा था आगे आएगा तब बताऊंगी, तो बेटा आज बताऊंगी मैं आपको। हाँ जी, यूरेनियम बेटा कहाँ से निकलता है? पिच ब्लेंड से। अगर मैं बात करती हूँ यूरेनियम का यूज, आप सब जानते हो यूरेनियम क्या कार्य करता है। यूरेनियम का काम क्या है? यूरेनियम काम करता आता है बेटा एज ए फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। अब ईंधन गाड़ियों में भरने वाला ईंधन नहीं है, ये बेटा काम आता है एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। एटॉमिक बॉम्ब, एटम बॉम्ब बनाने में काम आएगा, परमाणु बम बनाने में, परमाणु बम। और परमाणु बम कहाँ बना, कैसे बनाया जाता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को न्यूक्लियर रिएक्टर में रख के, क्योंकि जो यूरेनियम है वो अपने आप टूटता रहता है। ठीक है, तो आप बताओगे बेटा कि यूरेनियम को हम एज ए फ्यूल ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। कहाँ का ईंधन, क्या बनाने में? एटॉमिक बॉम्ब, परमाणु बम। आगे मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, कौन सा? रेडियो एक्टिविटी, वहां बताऊंगी ये पूरी चीज, तब आपको काम आएगी ये। ठीक है, तब बताऊंगी आपको। अब बात करते हैं यूरेनियम के आइसोटोप भी होते हैं। यूरेनियम के आइसोटोप्स भी हैं, यूरेनियम के समस्थानिक भी हैं। कौन कौन से समस्थानिक हैं? तो जरा ध्यान से सुनना। इसके 3 आइसोटोप हैं। पहला है यूरेनियम 235, 238 एंड 233। आपको सिर्फ 2 ही याद रखने, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक आता है यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235, 92। और दूसरा बेटा, मैंने उल्टा लिख दिया, सही करना है इसको, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238। ये 2 समस्थानिक हैं यूरेनियम के। और जब मैं बात करती हूँ यूरेनियम की, तो बेटा यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि किससे बनते हैं, क्या कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव होता है? अगर मैं बात करती हूँ 235 की, तो बेटा ये तो एज ए फ्यूल काम में लेते हो, ये तो एज ए फ्यूल। और कहाँ? तो आप बताओगे एटम बॉम्ब बनाने में, एटम बॉम्ब बनाने में। जबकि बेटा अगर आपने एक चीज़ सुनी हो कि जापान में कौन सी जगह? हिरोशिमा और नागासाकी, 2 जगह थी, हिरोशिमा और नागासाकी। और वहाँ पर बेटा यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 के बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे। और आज भी वहाँ के लोगों को स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कब हुए थे? 6 और 9 अगस्त को 1945 में। 6 और 9 अगस्त को। बेटा हरीश, यूरेनियम इंडिया में नहीं, इंडिया में थोरियम ज़्यादा है। 6 और 9 अगस्त को 1945 में जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब, एटम बॉम्ब छोड़े गए थे, वो बेटा यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 के थे। और ऐसा कहा जाता है आज भी वहाँ की मिट्टी में कुछ यूरेनियम के पार्टिकल्स हैं जहाँ से अल्फा बीटा गामा रेस आज भी निकल रही हैं। और वहाँ के लोगों को आज भी स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियाँ, या उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, या उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है खतरनाक। क्योंकि बेटा जब मिट्टी में धंसा हुआ है तो उसके अंदर रेडिएशंस तो निकल रही होंगी, गामा रेस वगैरह निकल रही होंगी, इसलिए। ठीक है, यूरेनियम का और पिच ब्लेंड है। कहाँ काम आता है बेटा? मैंने बताया ना, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम, फ्रांसियम, रेडियम, ये सब होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
और कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ काम आता है आप बताओगे? एज ए फ्यूल काम में लेते हैं, लेकिन मोस्टली हम यूरेनियम 235 को ही आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें हम फ्यूल की तरह काम में लेते हैं। तो ये आपका यूरेनियम, इतना ही याद रखना है, यूरेनियम ज़्यादा नहीं याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं मेटल पे हम, थोरियम। थोरियम, और थोरियम कितने नंबर पे आता है बेटा? थोरियम 90। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। किसने बताया है? प्रभा कुमारी ने। बस यार आज ना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, घबराहट सी हो रही है। अभी इतना ही पढ़ाऊंगी, कल पढ़ाऊंगी, ठीक है? आज मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, ऑफ कर दो। गौरव कुमार कह रहे हैं तुमसे कई गुना ज़्यादा मुझे लग रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया, एकदम चक्कर से आ रहे हैं। कल भी तबीयत ठीक नहीं थी और आज भी थोड़ा सा तबीयत ढीली सी है। ठीक है, आज मैंने पढ़ाया है वही 35-40 मिनट पढ़ाया है, इतना पढ़ लो, कोई बात नहीं। कल मैं एक्स्ट्रा लगवा रही हूँ आपकी सैटरडे को, कल पढ़ाऊंगी इससे आगे। देखो मेटल में सिर्फ थोरियम बचा है, अगर कहोगे तो मैं ये करवा भी दूंगी, नहीं कहोगे तो छोड़ भी दूंगी, है ना? तो कल बेटा, कल हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन के बाद हम थोड़ा सा कल बात करने वाले हैं किसके बारे में? ऑक्सीजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, ये सब बात करेंगे, ठीक है? चलो बस आज इतना ही है। ठीक है बेटा, आज रेस्ट करो, बस तुम लोग भी मेरी तरह रेस्ट करो। मैं भी अब घर ही जा रही हूँ सीधी, आज थोड़ा तबीयत ढीली सी है, अच्छा सा नहीं लग रहा है, मतलब कल पढ़ेंगे। कल बस ये ख़त्म करके थोरियम और एक दो मेटल और भी हैं, उसके भी यूज बताऊंगे, जैसे ऑस्मियम हो गया ना, लिथियम हो गया, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? बाकी कल पढ़ेंगे और फिर नॉन मेटल स्टार्ट करेंगे।